Okay, guys, so as a book reader, I totally recommend you to read this book, To Kill a Mockingbird by Harper Lee, because it's first, it's a classic, okay, and second, it is like a very good book, तो पढ़नी ही चाहिए. And yeah, that's it. मेरी वीडियो को पूरा देखे थे. I gave a full on review about this book, plus उसके साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार आए हैं, लाइक करें वीडियो को, कमेंट शेयर साथ में कर ही दोगे तो yes, that's it. Avni, and today I'm going to talk about a timeless classic, which is this book To Kill a Mockingbird, which is written by Harper Lee. ये बुक 1960 में लिखी गई थी और उसके बाद इसे 1961 में पुलिट्जर प्राइज भी मिल चुका है. ये एक बहुत ही ज़्यादा फेमस बुक है जो अमेरिका में तो बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस के करिकुलम में पढ़ाई भी जाती है. और 1960 में प्रिंट होने के बाद, पब्लिश होने के बाद ये बुक बहुत बार साल दर साल रीप्रिंट होती चली गई. और ये बुक इतनी ज़्यादा फेमस इसलिए भी है क्योंकि ये आपको एक सोशल मैसेज देती है जो कि रेसिज्म के अराउंड सेंटर्ड है, जो कि लॉस ऑफ इनोसेंस के अराउंड सेंटर्ड है. तो जब ये बुक लिखी गई थी उस समय पे ग्रेट डिप्रेशन का टाइम चल रहा था और उस टाइम पे जो ब्लैक अमेरिकन और वाइट अमेरिकन है उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हुआ करता था, बहुत ज़्यादा रेसिज्म फैला करता था, जो अभी भी अमेरिका के काफ़ी सारे पार्ट्स में प्रेवलेंट है, लेकिन उस समय पे तो ये बहुत ज़्यादा हुआ करता था. लेकिन इस बुक के इतना फेमस होने की वजह ये भी है कि भले ही ये स्टोरी एक सोशल मैसेज आपको देती है, लेकिन जिस तरह से हार्पर ली ने इसे लिखा है ये बिल्कुल भी प्रीची नहीं है. और वो इसलिए क्योंकि ये स्टोरी एक 6 साल की बच्ची स्काउट फिंच के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है. वो इस पूरी स्टोरी को नरेट कर रही है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी इनोसेंस से उसने इस स्टोरी को नरेट किया होगा. और इस स्टोरी का जो पूरा बेस है वो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा फनी सा बेस है, जो ये बच्ची है स्काउट फिंच, उसका बड़ा भाई जेरेमी फिंच और उन लोगों का एक नेबर है डिल, इन तीनों के बहुत सारे एडवेंचर्स के अराउंड सेंटर्ड है. तो उनका ये जो नेबर है डिल वो हर समर में इस टाउन में मेकॉम्ब एलबामा में आता है और ये तीनों मिलके बहुत सारी मस्ती करते हैं, आसपास बड़ी सारी चीजें खोजते हैं. और उनके एडवेंचर्स में एक एडवेंचर्स है बू रेडली के बारे में पता लगाना. तो बू रेडली उनका एक नेबर है जिसके बारे में बड़ी सारी अफवाहें हैं कि वो उसने बहुत सारे लोगों का मर्डर किया है और वो जानवरों को जिंदा खा जाता है. अब उसके बारे में सच्चाई किसी को नहीं पता है, लेकिन अफवाहें बहुत सारी है. तो नेचुरली इन तीनों बच्चों में बहुत सारी क्यूरियोसिटी है कि बू रेडली का पता लगाना है और उसका सस्पेंस लास्ट में खुलता भी है बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, जो मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि वो स्पॉइलर होगा. बट दिस इज द वे द स्टोरी स्टार्ट्स. और ये दोनों बच्चे स्काउट और जेरेमी फिंच के जो फादर हैं उनका नाम है एटिकस फिंच, जो एक लॉयर हैं. और एटिकस फिंच इज वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड हीरोइक कैरेक्टर्स ऑफ ऑल टाइम. तो एटिकस फिंच ब्लैक अमेरिकन के लिए भी केस लड़ते हैं, वाइट अमेरिकन के लिए भी लड़ते हैं. और चूंकि वो ब्लैक अमेरिकन के लिए केस लड़ते हैं तो उनकी सोसाइटी में ज़्यादा इज्जत नहीं की जाती है, उन्हें अच्छी तरह से नहीं देखा जाता है और वो उतने अमीर भी नहीं है. चूंकि उस टाइम ब्लैक अमेरिकन के पास उतने पैसे नहीं होते थे तो वो बहुत सारे केसेस फ्री में भी लड़ देते थे, इसलिए उनके पास उतने पैसे नहीं है और वो उतने रिस्पेक्टेड लॉयर्स नहीं है वाइट लोगों की कम्युनिटी में. और टर्न ऑफ इवेंट्स कुछ ऐसे होते हैं कि एक दिन उन्हें एक ऐसे ब्लैक अमेरिकन का केस लड़ना पड़ता है जिस पर एक फॉल्स चार्ज है कि उसने एक वाइट अमेरिकन लड़की का रेप किया है. एंड फ्रॉम दैट मोमेंट ऑनवर्ड्स ये स्टोरी पूरी चेंज हो जाती है. वो जो बच्चे हैं वो भी कोर्ट में जा रहे हैं, वो भी पूरा कोर्ट रूम ड्रामा देखते हैं. उनका जो इनोसेंस है वो कहीं गायब हो जाता है, वो उसी समय मैच्योर हो जाता है. और जब भी कोई ऑथर किसी ऐसे सोशल पॉलिटिकल इवेंट को किसी बच्चे के नजरिए से लिखता है तो ऑब्वियसली वो स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग बन जाती है और जो मैसेज है वो और भी पावरफुल तरीके से निकल के आता है. बट सिंस द स्टोरी वाज रिटन इन द ईयर 1960 एंड सिंस इट इज अ क्लासिक, the language here is a little tough to understand if you're a beginner, but for that I have an alternative for you, which is this graphic book. तो इस ग्राफिक बुक में सारे कैरेक्टर्स हैं, सारे इवेंट्स हैं, कुछ भी कट शॉर्ट नहीं है. बस फर्क ये है कि यहाँ पूरे लंबे लंबे सेंटेंसेस पढ़ने की बजाय शॉर्ट में सेंटेंसेस पढ़ते हैं और आप इमेजिन अच्छे तरीके से कर पाते हैं क्योंकि यहाँ पर इलस्ट्रेशंस हैं और बहुत ही सुंदर इलस्ट्रेशंस हैं.
सब कुछ आप समझ जाएंगे इस बुक में, जो भी पूरी स्टोरी चल रही है, जो भी प्लॉट चल रहा है। और ये बुक पढ़ने के बाद आप एक्चुअल जो बुक है वो पढ़ सकते हैं। आई डिड द सेम। दिस इज अ लिटिल टाइम कंज्यूमिंग बुक बिकॉज इट हैज लॉट्स ऑफ कैरेक्टर्स, लॉट्स ऑफ प्लॉट्स, लॉट्स ऑफ एडवेंचर्स आर गोइंग ऑन। जैसा कि यूजुअली हर क्लासिक बुक में होता ही है, बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। बट ट्रस्ट मी, दिस इज अ मस्ट रीड बुक और ये स्टोरी आपके साथ हमेशा हमेशा रहती है। So, To Kill a Mockingbird is definitely my suggestion for you guys if you want to read a good classic. और To Kill a Mockingbird एक्चुअली इस बुक का नाम इसलिए है क्योंकि इस बुक में एक सीन है जहाँ जो एटिकस फिंच है वो अपने बच्चों को कहते हैं कि जिंदगी में कुछ भी करना लेकिन किसी मॉकिंग बर्ड को मत मारना। तो मॉकिंग बर्ड एक ऐसा बर्ड होता है जो हमेशा गाना गाता रहता है, तो वो एक बड़ा ही हैप्पी सा वर्ड होता है जो हैप्पीनेस स्प्रेड करता है, विच इज काइंड ऑफ अ सिंबल और एन एलेगरी उन लोगों के लिए जो जिनको सोसाइटी में अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता लेकिन वो इनोसेंट होते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब यह है कि कुछ भी करना लेकिन कभी किसी इनोसेंट को सजा मत देना या उसे मारना मत। और एक और सबसे बड़ा मैसेज जो इस बुक से मिलता है वो ये है कि कभी भी किसी के भी बारे में कोई ओपिनियन या जजमेंट बनाने से पहले खुद को उसके शूज में रखकर देखो, उसके नजरिए से दुनिया को देखो और फिर उसके बारे में कोई ओपिनियन बनाओ। So these two are one of the biggest lessons that I have learned from this book. If you have read this book, let me know what are your thoughts about it. I hope you have liked this video, and if it helped you, don't forget to give it a thumbs up and let me know if you want other book reviews for such classic books. I'll see you soon guys in another video. Till then, take care of yourself and keep reading.